हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं आपके लिए ले आया हूँ फिज़िक्स सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2025-26। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एमसीक्यूज सॉल्व करके दिखाऊंगा। और आज की वीडियो अगर आप स्किप नहीं करते हैं, अगर आज का ये पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरह से हमें एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं कम टाइम में और सही सही। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से एमसीक्यूज को ईज़िली सॉल्व करें, जो एमसीक्यू हमको बहुत मुश्किल लगते हैं और बहुत सी बार बहुत ज़्यादा वो टाइम टेकन भी होते हैं। तो ये 2026 का है। इस वीडियो को इस पूरा देखें और सीखें कि किस तरह से एमसीक्यूज़ के मार्क्स स्कोर करे जाएं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन सेक्शन ए है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं और यहाँ पर ये जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं वो भी गिवन है हमें। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि if a charged hollow sphere and a solid sphere of aluminum and copper of equal radii are in electrostatic equilibrium, then which of the following statements is true। तो हमें गिवन है कि हमारे पास दो जो है हमारे पास दो स्फीयर है, एक होलो स्फीयर है और एक सॉलिड स्फीयर। ठीक है, उन दोनों स्फीयर कह रहे हैं साइज़ में इक्वल है, यानी कि रेडियस दोनों की बराबर होगी, लेकिन दोनों डिफरेंट मटेरियल्स के बने हुए हैं और कह रहे हैं ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए। ठीक है, मान लीजिए हमने इसको वायर से कनेक्ट करा या नहीं भी कनेक्ट करा, ये दोनों इक्विलिब्रियम में है। तो जब ये दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे, तो इक्विलिब्रियम में जब होते हैं तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, यानी कॉपर वाले का भी, होलो स्फीयर का भी और सॉलिड स्फीयर का भी। तो होलो स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर इक्विलिब्रियम में होने के लिए दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। जब दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो ये इक्विलिब्रियम में कहलाएंगे। और देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है बच्चों Q/C के बराबर। देखिए अब मत इस विच मीन्स क्या है, अगर मैं इसको लिख दूँ यहाँ पे Q/C इज इक्वल्स टू Q/C, तभी तो दोनों बराबर है ना। VH इज इक्वल्स टू VC, विच मीन्स दोनों पर ही चार्ज क्या है हमारा बराबर होगा। अब देखिए कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें हमारे दोनों पे चार्ज इक्वल है। तो पहला ऑप्शन है बोथ द स्फीयर्स आर हैविंग इक्वल चार्जेस। तो पहला ऑप्शन इसका सही है, बाकी ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और भी ऑप्शन है होलो स्फीयर विल हैव मोर चार्ज, इस पर ज़्यादा चार्ज होगा, सॉलिड पे कम होगा। एल्यूमिनियम पर मोर चार्ज होगा ऑन इट्स सरफेस देन द कॉपर स्फीयर। होलो स्फीयर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम देन इट विल हैव मोर चार्ज। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो डिपेंड करता है इस चीज़ पर, क्यू पर और कैपेसिटेंस पर। ठीक है, तो कैपेसिटेंस भी सेम होगा तो चार्ज भी दोनों पर सेम ही आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, जो बहुत इजी था, बस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है और थोड़ा अंडरस्टैंड करने की। वीडियो को पूरा देखिए और साथ साथ में समझिए कि मैं किस तरह से यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ ये न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है बस ये बढ़िया से, और सारे न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व होंगे। तो दूसरा हमारे पास जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसमें लिखा है कॉइल कंटेन n टन्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑफ डायामीटर d, यानी कि जो वायर है उसका डायामीटर d है। और कहते हैं कि इसको हमने रेजिस्टिविटी रो है और सिलेंडर ऑफ डायामीटर d, यानी एक d डायामीटर वाला सिलेंडर है जिसके ऊपर हमने इसको वाइंड अप करा हुआ है। तो इस वायर का हमें टोटल रेजिस्टेंस बताना है कितना होगा। ठीक है, तो इसमें सिंपली हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से आप लोग। हमारे पास एक वायर था और हमारे पास एक सिलेंडर था। हमने इस सिलेंडर पर इस वायर को वाइंड अप करके रख दिया। ठीक है, इस सिलेंडर पर इस वायर को वाइंड अप करके रख दिया। ठीक है, ऑल राइट। अब इसके बाद ये कहते हैं कि रेजिस्टेंस बताना है इस वायर का, कि इस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा। ऑल राइट, तो ध्यान से देखिए हमारे पास जो वायर है उसका डायमीटर d है और जो सिलेंडर है उसका डायमीटर कैपिटल D के बराबर है। ओके, तो अब हमको क्या बताना है कि रेजिस्टेंस कितना होगा, होता है बच्चों। तो सबसे पहले ये निकालो कि टोटल वायर की लेंथ कितनी होगी। तो बच्चों लेंथ क्या है यहाँ पर, देखो हमने मान लिया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है कि n नंबर ऑफ टर्न्स इसके अंदर गिवन है। ठीक है, और एक जो टर्न है बच्चों, एक टर्न पूरा, एक पूरे टर्न के अंदर कितना वायर लगा हुआ है, एक कंप्लीट टर्न में जो वायर है वो सरकमफेरेंस होगा सर्किल का। ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ दिस सिलेंडर। ऑल राइट, तो सर्किल का इस सिलेंडर का सरकमफेरेंस कितना है, इसका होगा सरकमफेरेंस है तो 2πr, या फिर हम लिख सकते हैं 2πr की जगह पर हम लिख सकते हैं यहाँ पे πd। ठीक है, तो इसका सरकमफेरेंस कितना है बच्चों, इसका सरकमफेरेंस है πd।
और टोटल नंबर देखो, एक टर्न का कितना सर्कमफेरेंस आ रहा है, एक टर्न का आ रहा है पाई डी। अगर हमारे पास 2 टर्न होंगे तो 2 पाई डी 3 होंगे, 3 पाई डी 4 होंगे तो 4 पाई डी। यहाँ पे टर्न से n, तो इसका आएगा n पाई डी, ठीक है। तो इस पूरे वायर की लेंथ आ गई। अब उसके बाद रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है बच्चों, रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ए के बराबर। ऑल राइट, अब इसके बाद हमने करना क्या है, तो ये आएगा R इज इक्वल्स टू रो एल के प्लेस पर n पाई डी अपॉन ए के प्लेस पर पाई स्मॉल डी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ बचेगा रो एन डी और ये वाला 4 आएगा ऊपर बाई डी स्क्वायर, ठीक है, बाई डी स्क्वायर। तो 4 रो एन डी अपॉन डी स्क्वायर हमारे पास रेजिस्टेंस आया। ओके, तो देखिए कौन सा वाला करेक्ट है इसमें से ऑप्शन, तो इसमें यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आ रहा है हमारे पास ए वाला, ठीक है, 4 रो एन डी बाई डी स्क्वायर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखा रहे हैं फेजर डायग्राम में यहाँ बना हुआ है, एक डिवाइस कनेक्ट है एसी सप्लाई से एज इज शोन इन द फिगर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। सबसे पहले इस फिगर को देख के समझ लीजिए कि यहाँ पर करंट आगे, ठीक है, आगे कैसे देखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पर करंट आगे है और वोल्टेज पीछे है। तो करंट लीड किस में करता है, करंट लीड करता है बच्चों हमारे कैपेसिटिव सर्किट के अंदर, सही है, कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड देन द इम्पीडेंस ऑफ द डिवाइस डिक्रीजेज। अब इम्पीडेंस की बात करिए, अब कैपेसिटिव सर्किट का इम्पीडेंस कितना होता है, एक्स सी इज इक्वल्स टू 1 बाई ओमेगा सी, ठीक है। अब ये कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ी, देखिए अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, कम, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इम्पीडेंस हो जाएगा कम हमारा। तो क्या ये लिखा हुआ है द व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज एंड द इम्पीडेंस ऑफ डिवाइस डिक्रीजेज, तो ये बात बिल्कुल सही है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रेडियो एंड गामा रेज। एनर्जी के बारे में पूछा, द एनर्जी ऑफ गामा इज लेसर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो इज हायर, द रेडियो वेव्स ऑफ गामा हैव सेम एनर्जी, द रेडियो एनर्जी ऑफ रेडियो वेव्स इज लेसर देन दैट ऑफ गामा रेज। तो एनर्जी के बारे में पूछा, तो सबसे पहले इसका एक मिनिमोनिक याद कर लीजिए कि कौन सी रेज की एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसकी एक सिंपल सा टर्म मैं आपके लिए बता दूँ, इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से, यहाँ पर यूज़ करते हैं हम ग्रैंड एक्स यू वी इन माई रेंज, ठीक है। तो जी फॉर बच्चों यहाँ पर होती है हमारी गामा रेज, ठीक है, और ये हाँ ये वाली होती है हमारी एक्स रेज, ये होती है हमारी अल्ट्रा वायलेट, ये है हमारी विजिबल, ये है हमारी इंफ्रारेड, ये है माइक्रोवेव और ये है रेडियो वेव, ठीक है बच्चों। तो ये सारी जो हमारे सामने लिखी हुई हैं, तो देख लीजिए ये जो है फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा इसकी है और सबसे कम इसकी है, सही है। तो फ्रीक्वेंसी इसकी हाईएस्ट है और इसकी फ्रीक्वेंसी लोवेस्ट है, ठीक है। तो हमें एनर्जी की बताना है। देखिए अब एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एच न्यू के बराबर, एच न्यू के बराबर एनर्जी, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा उसकी एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होगी। अब देखिए क्या क्या कह रहा है, तो हमें देखा गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसकी एनर्जी भी सबसे ही हाईएस्ट होगी। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक लिखा हुआ है द एनर्जी ऑफ गामा रेज इज लेसर देन दैट ऑफ रेडियो वेव्स, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, ये तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है कि रेडियो की एनर्जी ज़्यादा हो या गामा की कम हो। दूसरी बात में बोल रहे हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडियो वेव्स इज हायर देन दैट ऑफ गामा रेज। तो यहाँ पर देखिए थर्ड ऑप्शन है द रेडियो वेव्स and the gamma rays have the same energy, the energy of radio wave is lesser than that of gamma rays। तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि रेडियो की एनर्जी कम होगी और गामा की ज़्यादा, तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, द एनर्जी ऑफ रेडियो वेव्स इज़ लेसर देन दैट ऑफ गामा रेज। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कह रहे हैं कि एक ग्लास प्रिज्म है जिसमें 45, 90 डिग्री के एंगल बनते हैं। ग्लास का क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है, तो इसमें से कौन सा डायग्राम सही प्रिज्म को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों ये डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया है, इसलिए कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दो ये हैं डायग्राम्स और दो डायग्राम्स हमारे यहाँ पर बने हुए हैं, तो ये डायरेक्ट बिल्कुल सही इसका ऑप्शन है ये वाला, ठीक है। TIR का ये सही डिपिक्शन है, ये नहीं हो सकता,
और ये दोनों भी नहीं हो सकते। तो बच्चों ये आपको सर्च करना है कि आखिरकार ये दोनों क्यों नहीं हो सकते। मैं बता दूं, देखिए यहाँ पे लाइट रे सीधे जा रही है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको सर्च करना है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, और बाकी इन दोनों में भी, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, ये जो दोनों क्वेश्चंस, इसका सही ऑप्शन है ए वाला, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस, सिंपल। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक लाइट है जिसका मोनोक्रोमेटिक सोर्स से आ रही है, सिंगल स्लिट पे पड़ती है, डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाती है और ये ग्राफ शो करती है, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर विड्थ ऑफ स्लिट इज़ इंक्रीज्ड, अगर हमने विड्थ ऑफ स्लिट बढ़ा दी है, यानी कि इस तरह से जो हमारी विड्थ है स्लिट की, ये ए होती है, अगर हमने इसको बढ़ा दिया तो इसमें से करेक्ट डिपिक्शन कौन सा वाला होगा। तो बच्चों ध्यान रखिए, जब आप ये स्लिट विड्थ बढ़ा देंगे तो लाइट जो आने वाली है वो भी बढ़ जाएगी, और लाइट के बढ़ने से जो है ज़्यादा इंटेंसिटी आएगी, ज़्यादा इंटेंसिटी एंटर करेगी लाइट, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा इंटेंसिटी वाला ही हमें इसमें डायग्राम चूज़ करना है जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो। देखिए इसमें दोनों की इंटेंसिटी सेम है, इसमें भी इंटेंसिटी सेम है, सेकंड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन के अंदर और फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पर हैं दो ऑप्शन, ठीक है। अब इन दो ऑप्शन के बीच में सारी कहानी, देखिए इसमें इंटेंसिटी ज़्यादा है तो ये ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन साथ साथ में ये वाला भी एक डायग्राम है जिसमें इंटेंसिटी बच्चों ज़्यादा है, ठीक है। तो अब हम इसमें कैसे पहचान, देखिए अगर इसमें पहचानने के लिए हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर कि यहाँ पे डिफ्रैक्शन पैटर्न बन रहा है, ठीक है। यानी कि स्लिट वो पहले सबसे ब्राइट फ्रिंज है, फिर ब्राइटनेस धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन यहाँ पर ये पैटर्न बिल्कुल ही डिसअपियर हो चुका है, डार्क ब्राइट वाला। तो इस वाले में हमें डार्क ब्राइट पैटर्न नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें डार्क ब्राइट पैटर्न दिख रहा है, जिसकी वजह से हमारा डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हम देखेंगे कि कौन सा ट्रांजिशन है जो इमिशन ऑफ रेडिएशन में जिसमें वेवलेंथ मैक्सिमम है, ठीक है। तो देखिए मैक्सिमम वेवलेंथ किस पर डिपेंड करती है, देखिए ई का फॉर्मूला होता है ई इक्वल्स टू एच न्यू, यह हम इसको लिखते हैं एच सी बाई लेमडा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, जिसका लेमडा सबसे कम होगा उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा, या हम उल्टा ही बोल सकते हैं जहाँ एनर्जी सबसे कम है वहाँ पे लेमडा सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे कम एनर्जी देखेंगे अगर हम, तो हमें 4 और 3 दो लाइन है जो बहुत करीब करीब है, तो हमें लग रहा है कि शायद यहाँ पे जो है एनर्जी सबसे कम होगी, तो यहाँ का लेमडा सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन ध्यान दीजिए ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, हमसे उसने पूछा है इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो इमिशन कौन सा वाला है, देखिए 1 इमिशन है, 4 इमिशन है, बस 2 इसके अंदर इमिशन है। तो सबसे छोटा जो है यहाँ पर ये 4 वाला है, 4 वाले के बीच का एनर्जी सबसे गैप कम है फॉर इमिशन, तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। ये वीआई कैंडिडेट के लिए, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल है जो प्रोजेक्ट करता है अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग लूप विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यानी कि एक लूप है, सही है, तो इस लूप से पार्टिकल इस तरह से जा रहा है, बिल्कुल से सेंटर में से होता हुआ, ठीक है। तो हमें बताना है कि इसका पाथ कैसा होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन एक्सेलरेशन गिवन है। तो देखिए फोर्स का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा, ऑल राइट। अब बताइए, देखिए वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड भी लूप की इस तरह से जा रही होती है। तो यहाँ पे थीटा जो है दोनों के बीच का 0 है, जब थीटा 0 तो साइन 0 इज 0, तो फोर्स भी कितना आएगा हमारा, फोर्स भी 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल डिपेंड ऑन द वेलोसिटी, द एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड, द एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल डिपेंड ऑन द रेडियस, द चार्ज पार्टिकल विल मूव इन कांस्टेंट वेलोसिटी। जब 4 0 एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कह रहे हैं दो स्मॉल हमारे पास आइडेंटिकल मैग्नेट्स हैं जिनको हमने फ्रीली फॉल करा है, ठीक है। एक मान लीजिए मैग्नेट है हमारे पास, ये फ्रीली फॉल कर रहा है, और अगला जो मैग्नेट है वो एक सॉलिनॉइड में से फॉल कर रहा है, ठीक है, सॉलिनॉइड में से गिर रहा है, इस तरह से मान लीजिए। तो कहते हैं कि कौन सा वाला जो है ज़्यादा टाइम लेगा, द टाइम टेकन बाय 2 मैग्नेट्स टू फॉल विल बी। देखिए ऑब्वियस सी बात है ये सिर्फ जी ग्रेविटी से गिरेगा, लेकिन जब ये वाला गिरेगा सॉलिनॉइड में से होता हुआ जाएगा ना ये इस तरह से, तो ये जब नीचे की तरफ जाएगा तो सॉलिनॉइड में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा बच्चों। ईएमएफ इंड्यूस्ड किस डायरेक्शन में होगा, वो इस तरह से होगा कि इसके मोशन को वो अपोज करेगा, सही है, मैग्नेट के मोशन को अपोज करेगा, ठीक है।
देखते हैं। तो मतलब इसमें सोलेनॉइड को नीचे आने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इस वाले केस में टाइम ज़्यादा लगेगा सोलेनॉइड वाले में, और ग्रेविटी वाले में टाइम कम लगेगा। तो कौन सा है? मोर फॉर द मैग्नेट फॉलिंग थ्रू द सोलेनॉइड इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं द EMF जनरेटेड बाय एन AC जनरेटर इतना। अगर कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी डबल कर दें तो EMF कितना होगा? ठीक है, देखिए EMF का फॉर्मूला होता है हमारे पास V इज इक्वल्स टू NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो जहाँ जहाँ ओमेगा आ रहा है वहाँ वहाँ 2 ओमेगा कर दीजिए आप। तो NAB 2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी। तो ये क्या बनेगा बच्चों? यहाँ से ये बनेगा 2, और ये पूरे NAB ओमेगा को हम बोलते हैं V0। तो 2V0 साइन 2 ओमेगा टी के बराबर। तो विच वन इज़ करेक्ट? देखिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटीज ऑफ 2 न्यूक्लियर हैविंग द सेम मास नंबर 8 and 27 इज। तो इसने न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में पूछा है। तो बहुत सिंपल सी बात है, जो न्यूक्लियर डेंसिटीज़ होती हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर होती हैं, यानी कि वो मास नंबर पे डिपेंड ही नहीं करती हैं। तो चाहे कोई सा भी न्यूक्लियस हो, सबकी डेंसिटी सेम होंगी। तो सही आंसर आएगा इसका 1:1। तो यहाँ पर बच्चों मैंने 11 MCQ सॉल्व करे हैं, और इनको अच्छे से देखिए, गो थ्रू हो। अगर आपको और MCQs की सीरीज़ चाहिए तो मुझे कमेंट में लिखिए। ओके, और होपफुली ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।